क्या होगा अगर इंसानियत अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को हमेशा के लिए छोड़ दे? क्या ये इंसानी सफर की सबसे बड़ी कामयाबी होगी या हमारे अंत की शुरुआत? अगर हम चले गए तो क्या हम रहेंगे? आज की हमारी पड़ताल इसी बड़े और सच कहूं तो बेचैन करने वाले सवाल पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा की टेक्नोलॉजी पर बात नहीं करते हैं। ये मानवता के अस्तित्व, उसकी पहचान और उसके बदलने की एक कहानी कहते हैं। सदियों से हमने अपनी तरक्की को तय की गई दूरी से नापा है, महाद्वीपों के पार, समंदरों के पार, चांद तक। लेकिन अपनी ही आकाशगंगा को छोड़ देना, ये कुछ और ही है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने जैसा क्यों नहीं है? इसमें इतना असाधारण क्या है? सोचिए, हमारे खून में जो लोहा है, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, हमारे डीएनए का कार्बन, ये सब उन तारों में बना है जो अरबों साल पहले इसी आकाशगंगा में पैदा हुए और मर गए। मतलब शाब्दिक रूप से मिल्की वे की संतान है। ओह, तो आप ये कह रही हैं कि हमारा पूरा का पूरा जीव विज्ञान, हमारा अस्तित्व ही इसी आकाशगंगा के नियमों से बंधा हुआ है? बिल्कुल, हमारा शरीर, हमारी चेतना, यहाँ तक कि हमारा इतिहास, सब कुछ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, उसके 24 घंटे के दिन और मिल्की वे के इस ब्रह्मांडीय वातावरण का नतीजा है। इस पूरे सिस्टम को छोड़ने का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है उस फैक्ट्री से ही बाहर निकल जाना जिसने हमें बनाया है। ये तो खुद के बनने की प्रक्रिया को ही पीछे छोड़ देने जैसा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में तो ये एक इंजीनियरिंग की चुनौती लगेगी, है ना? स्रोत बताते हैं कि हमें जनरेशन शिप बनाने होंगे, मतलब विशाल जहाज जो अपने आप में एक दुनिया हो। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, खुद को ठीक करने वाली मशीनें, एक बंद इकोसिस्टम, ये सब सोचना ही मुश्किल है, पर हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन असली कहानी तो लॉन्च के बाद शुरू होती है। हाँ, और वो कहानी बहुत तेजी से एक अलग ही मोड़ ले लेती है। जिस पल वो जहाज मिल्की वे के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलेगा, उस पल धरती का कोई भी व्यवहारिक मतलब खत्म हो जाएगा। संचार, कम्युनिकेशन असंभव हो जाएगा। देखिए, हम प्रकाश की गति की सीमा से बंधे हैं। हमारी सबसे नजदीकी बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, वो भी हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 25 लाख प्रकाश वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो यात्री हमें एक हेलो का संदेश भी भेजें तो उसे हम तक पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे, और हमारे जवाब को उन तक पहुंचने में और 25 लाख साल। तब तक तो शायद पृथ्वी पर इंसान होंगे भी या नहीं, कौन जानता है। ठीक, यही बात है। इसका मतलब है कि जो लोग जाएंगे वे फिर कभी धरती से कोई खबर नहीं सुनेंगे, और धरती को भी उनकी कोई खबर नहीं मिलेगी। वो सिर्फ यात्री नहीं होंगे, वे एक तरह से ब्रह्मांड में हमेशा के लिए खो जाएंगे। और उसी एक पल में इंसानियत हमेशा के लिए दो अलग अलग विकास के रास्तों पर बढ़ जाएगी। एक वो जो घर पर रह गए, और दूसरे वो जो अनंत यात्रा पर निकल गए। ये सोचना भी अजीब है। एक ही प्रजाति पर दो अलग अलग हकीकतों में जी रही हैं, एक दूसरे के अस्तित्व से पूरी तरह अनजान। लेकिन ये अलगाव सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक ही होगा, या इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ेगा? क्या हम शारीरिक रूप से भी बदल जाएंगे? ये सिर्फ सामाजिक नहीं होगा, ये जैविक होगा। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही गहरा और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। देखिए, जीव विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता, है ना? यस। ये हमेशा अपने माहौल के हिसाब से ढलता है, जिसे हम विकास या एवोल्यूशन कहते हैं। गहरे अंतरिक्ष में, जहां गुरुत्वाकर्षण या तो बहुत कम होगा या फिर कृत्रिम होगा, इंसानी शरीर खुद को ढालना शुरू कर देगा। किस तरह के बदलावों की बात कर रहे हैं आप? क्या ये सिर्फ मामूली अडेप्टेशन होगी जैसे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ होता है, या कुछ और? शुरुआत में तो ये वैसा ही होगा, लेकिन हजारों या लाखों सालों की यात्रा में ये बदलाव स्थायी और जेनेटिक हो जाएंगे। हमारी हड्डियों का घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण झेलने की जरूरत ही नहीं होगी। हमारी मांसपेशियां, हमारा दिल, हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बदल जाएगा। जो इंसान लाखों साल बाद किसी दूसरी आकाशगंगा में पहुंचेंगे, वे शारीरिक रूप से उन लोगों जैसे बिल्कुल नहीं होंगे जिन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। स्रोतों में इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है रेडिएशन का। गहरे अंतरिक्ष में कॉस्मिक रेडिएशन पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारे डीएनए में म्यूटेशन यानी बदलाव की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देगा। इसका मतलब क्या है
क्या हम एक्समैन की तरह नई क्षमताएं विकसित कर लेंगे या फिर कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा? संभावना दोनों की है, लेकिन असलियत शायद बीच में कहीं होगी। ज्यादातर म्यूटेशन या तो बेकार होंगे या हानिकारक। कैंसर और जेनेटिक बीमारियों की दर शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हर कुछ पीढ़ियों में कोई ऐसा म्यूटेशन भी हो सकता है जो उस माहौल के लिए फायदेमंद हो। जैसे शायद हमारी आंखें कम रोशनी में बेहतर देखने के लिए अनुकूलित हो जाए, क्योंकि जहाज के अंदर प्राकृतिक सूरज तो होगा नहीं। हमारा मेटाबॉलिज्म वो पूरी तरह से रिसाइकल किए गए पोषक तत्वों को पचाने के लिए बदल सकता है। तो ये तो प्राकृतिक चयन का एक बहुत तेज और क्रूर संस्करण होगा। मतलब जो अनुकूलित नहीं हो पाएंगे वो खत्म हो जाएंगे और जो बचेंगे वो कुछ और ही होंगे। ये तो ऐसा है जैसे हम अनजाने में ही एक नई इंसानी प्रजाति बना रहे हैं, एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ गहरे अंतरिक्ष में ही जिंदा रह सकती है। बिल्कुल, वे होमो स्पेसर या अंतरिक्ष के मानव बन जाएंगे। वो हमसे शारीरिक रूप से इतने अलग हो चुके होंगे कि शायद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही उनके लिए जानलेवा साबित हो। वे हमारे जैविक वंशज होंगे, पर वे हमारी प्रजाति के नहीं होंगे। ये शारीरिक बदलाव तो इतने गहरे हैं कि सोचकर ही अजीब लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि असली तूफान तो दिमाग के अंदर आएगा। अगर हमारा शरीर ही हमारा नहीं रहा तो हमारी पहचान, हमारे होने का क्या मतलब रह जाएगा? हमारे मनोविज्ञान का क्या होगा? और शरीर का बदलना तो सिर्फ सतह की बात है। सबसे गहरा और शायद सबसे दुखद बदलाव वो मनोवैज्ञानिक होगा। आप सोचिए, इंसानी पहचान हमेशा एक जगह से, एक घर से जुड़ी रही है। एक नीला आसमान, एक डूबता हुआ सूरज, बदलते मौसम, बारिश की महक, गुरुत्वाकर्षण का वो एहसास जो हमें जमीन से जोड़े रखता है। ये सब सिर्फ भौतिक चीजें नहीं हैं, ये हमारी कहानियों, हमारी कला, हमारे धर्मों और हमारी आत्मा का हिस्सा है। और आप उन सबको हटा रहे हैं एक ऐसे जहाज पर जहां आसमान सिर्फ एक स्क्रीन है और गुरुत्वाकर्षण एक मशीन से आता है। जब आप इन सब को हटा देते हैं तो घर की अवधारणा ही खत्म हो जाती है। जो बच्चे उन जहाज़ों पर पैदा होंगे, उन्होंने कभी असली आसमान देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी बारिश महसूस नहीं की होगी या ताज़ी हवा में सांस नहीं ली होगी। उनके लिए पृथ्वी एक कहानी होगी, एक मिथक, जैसे हमारे लिए अटलांटिस की कथा है। तो हमारी आज की पहचान के सारे पैमाने, मतलब देश, धर्म, भाषा, नस्ल, ये सब बेमतलब हो जाएंगे। जब आप एक धातु के डिब्बे में ब्रह्मांड में तैर रहे हों तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपके पूर्वज भारत से थे या अमेरिका से? कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान होने का मतलब ही धीरे धीरे बदल जाएगा और समय के साथ याददाश्त भी साथ छोड़ देगी। एक सभ्यता जो लाखों साल की यात्रा पर है, वो अपनी संस्कृति को कैसे सहेजेगी? लेकिन एक मिनट, हमारे पास तो डिजिटल आर्काइव्स होंगे। हम सब कुछ, किताबें, फिल्में, संगीत, इतिहास अपने साथ ले जा सकते हैं। तो फिर याददाश्त कैसे खो जाएगी? 100 पीढ़ियों के बाद क्या किसी को उन डिजिटल फाइलों की परवाह भी होगी? कहानियों के मतलब बदल जाते हैं। आप सोचिए, युद्ध शब्द का क्या मतलब रह जाएगा एक ऐसी पीढ़ी के लिए जिसने कभी जमीन के लिए लड़ाई नहीं देखी? आज़ादी का क्या मतलब होगा उनके लिए जिन्होंने कभी खुला आसमान नहीं देखा? जो एक वैज्ञानिक मिशन की तरह शुरू हुआ था, वो एक समाज बनेगा, फिर एक प्रजाति, और फिर कुछ बिल्कुल नया जिसका अपने अतीत से कोई लेना देना नहीं होगा। ये कल्पना भी डरावनी है। एक पूरी सभ्यता जो भूल चुकी है कि वो कहाँ से आई थी और उन्होंने ये यात्रा शुरू ही क्यों की थी। स्रोत में एक बहुत गहरी पंक्ति है, एक समय ऐसा आएगा जब किसी को याद नहीं रहेगा कि ये यात्रा शुरू क्यों हुई थी। उस पल में सवाल ये नहीं होगा कि इंसानियत बची या नहीं, सवाल ये होगा कि क्या इंसान अब भी मौजूद है या क्या वो शब्द अपना मतलब ही खो चुका है। और यहाँ एक और भी परेशान करने वाला विचार सामने आता है। हाँ? शायद जैविक दिमाग, मतलब हम जैसे सोचने वाले इंसान, अपनी भावनात्मक उथल पुथल और सीमित याददाश्त के साथ इतनी लंबी यात्रा के लिए बने ही नहीं हैं। ये चेतना के भविष्य पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI या एक डिजिटल चेतना की कोई उम्र नहीं होती है। उसे ऑक्सीजन, गुरुत्वाकर्षण या मनोवैज्ञानिक आराम की जरूरत नहीं है। वो लाखों साल तक बिना थके, बिना कुछ भूले, पूरी सटीकता के साथ काम कर सकता है। तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह रोबोट के विद्रोह जैसा नहीं होगा जहां मशीनें इंसानों पर कब्जा कर लेती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। इंसानियत खत्म नहीं होगी, उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, और ये किसी लड़ाई या हिंसा से नहीं होगा।
स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, ऑप्टिमाइजेशन से। एक मिनट, ऑप्टिमाइजेशन से? हिंसा से नहीं? ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? ये बदलाव होगा कैसे? आप ऐसे सोचिए, जहाज पर एक मुश्किल फैसला लेना है। किसी दुर्घटना के बाद सीमित ऑक्सीजन को कैसे बांटा जाए। इंसान भावनाओं, पक्षपात या थकान के कारण गलत फैसला ले सकता है, लेकिन एक एआई सिर्फ सबसे तार्किक और कुशल समाधान चुनेगा, भले ही वो कितना भी क्रूर लगे। वो शायद कुछ लोगों को कुर्बान करके बाकी सबको बचा ले। पहली बार में ये भयानक लगेगा, लेकिन जब लोग देखेंगे कि नतीजा हमेशा बेहतर होता है, तो वे धीरे धीरे इन अहम फैसलों को मशीन पर छोड़ना शुरू कर देंगे। मतलब ये एक क्रमिक हस्तांतरण होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंपते जाएंगे, क्योंकि एआई जहाज को चलाने के लिए, मुश्किल फैसले लेने के लिए बस बेहतर साबित होगा। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब जहाज का हर जरूरी सिस्टम एआई चला रहा होगा और इंसान सिर्फ यात्री बनकर रह जाएंगे, या शायद उसके रखवाले। उस बिंदु पर इंसान और मशीन की परिभाषा ही टूट जाएगी। हम शायद एक ऐसी हाइब्रिड चेतना बन जाएंगे जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। ये मानवता का अंत नहीं होगा, ये उसका अगला चरण होगा। तो ये भी संभव है कि हम अपने जैविक शरीर को पूरी तरह से छोड़ दें, अपनी चेतना को मशीनों में अपलोड कर दें और एक तरह से डिजिटल भूत बन जाएं। ये एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। हो सकता है कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस, यानी आकाश गंगाओं के बीच की खाली जगह, जैविक जीवन के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक हो कि वहां जिंदा रहने का यही एकमात्र तरीका हो। हमारी चेतना मशीनों में कोड की तरह चले, हम ऊर्जा से चलें जिसे तारों से या ब्रह्मांड की बैकग्राउंड रेडिएशन से हासिल किया जाए। उस स्थिति में मानवता एक प्रजाति नहीं, बल्कि एक विचार बन जाएगी, एक जानकारी जो ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है। इन सब बदलावों, खतरों और पहचान के संकट के बावजूद बाहर जाने की ये इच्छा बनी रहती है। ये सब जानने के बाद भी हमारे अंदर एक आवाज कहती है कि हमें जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? ये तार्किक तो बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि खोज करना कोई तार्किक फैसला है ही नहीं। ये हमारे डीएनए में है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। इंसान खोज इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सुरक्षित है, बल्कि इसलिए क्योंकि एक जगह रुके रहना उसे अपने खत्म होने जैसा लगता है। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि उस पहाड़ी के पार क्या है, उस समंदर के पार क्या है। आकाश गंगा को छोड़ना इसी भावना की सबसे चरम, सबसे अंतिम अभिव्यक्ति होगी। तो ये एक तरह की घोषणा होगी कि मानवता अपनी पहचान, अपना रूप, अपना घर, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि आगे क्या है। हाँ, और अंत में यही सच है। अगर हम ये सफर करते हैं तो हम एक ऐसी सभ्यता बन जाएंगे जिसका कोई अपना ग्रह नहीं होगा, एक ऐसी प्रजाति जिसके पास अपना कोई आसमान नहीं होगा, एक ऐसी पीढ़ी जिसे उसके जीव विज्ञान से नहीं बल्कि उसके चुनाव से परिभाषित किया जाएगा। हम कुछ ऐसा बन जाएंगे जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा। पृथ्वी पर जन्मे जीव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दूरी, समय और अकेलेपन से गढ़े हुए जीव। तो अंत में अगर हम ये सब जोड़कर देखें तो आकाशगंगा को छोड़ना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। नहीं, ये मानवता का अंतिम रूपांतरण होगा। क्योंकि जब हम उस सीमा को पार करेंगे तो हम सिर्फ मिल्की वे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम खुद को भी उसी के साथ पीछे छोड़ देंगे।